बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिहम्दिल्लाह once again we are here जी with our next session regarding English important structures in English language जी. As we discussed in very much detail last time regarding the structures, that what structures are or from where the structures come or how do we develop the structures. Do we develop the structures or do we use them? We shortly a recap of the previous session ji. Then in last session we talked about English as a language, that basically it's a language. There is no rocket science in that. There is no philosophy in that. There is nothing complex in that. That simply, we said that language is based upon, every language or majority of the languages are based upon structures, except tonic languages. टोनिक लैंग्वेजेस को छोड़ के बाकी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है वो किस पे बेस कर रही होती है? स्ट्रक्चर पे. और इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमने कहा कि बेसिकली, मैं बाकी चीज़ों को निगेट नहीं कर रहा, इंग्लिश का स्ट्रक्चर किस पे बेस कर रहा होता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे जी. ठीक है ना, कि ये बेसिक 24 फॉर्म्स हैं इनकी. वो भी क्या हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि वो 9 से ही बाकी 24 बन रही होती हैं. आज उसी को और एक्सटेंड करते जाएंगे कि वो 9 से 24 बने थे. तो 24 से पूरी लैंग्वेज कैसे कवर हो रही होती है? एग्जाम में सवाल आता है कि भाई स्ट्रक्चर बेसिक अगर मैं कह रहा हूँ 9 है तो 9 से कितने बने? 24 से फिर पूरी लैंग्वेज कैसे हो रही? वो आज को चीज़ें और खुलती जाएंगी. तो हमने कहा था फिर इसी स्ट्रक्चर आते कहाँ से हैं? सिचुएशंस पे. स्ट्रक्चर किस पे बेस करते हैं? सिचुएशन पे. सिचुएशन है तो स्ट्रक्चर है. व्हेन देयर इज नो सिचुएशन देयर इज नो स्ट्रक्चर. सिचुएशन से मुराद क्या? लाइफ रिलेटेड सिचुएशन. कोई सिचुएशन, मुझे सपोज मैंने पानी पीना है तो मैं उसके लिए कोई एक सिचुएशन है, कोई एक स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा. मैंने किसी को पानी पिलाना है, मैं कोई और स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा. मुझे भूख लगी हुई है, मैंने खाने के लिए कुछ मांगना है तो वो कैसे मांगूंगा? किसी को देना है तो कैसे दूंगा? फॉर एवरी सिचुएशन वी एक्चुअली गो फॉर व्हाट? सर्टन स्ट्रक्चर जी. स्ट्रक्चर कैसे बेस कर रहा होता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ऊपर. और हेल्पिंग वर्ब हमने क्या कहा इंग्लिश में? बेसिकली कितने हैं टोटल? 24. वो 24 कहाँ से आते हैं? क्यों? हमने लास्ट टाइम कहा था सिचुएशंस दो हैं. वन इज कॉल्ड एक्टिव, वन इज कॉल्ड पैसिव जी. एक क्या, यानी मैं सिचुएशन को एक्टिव पैसिव कह रहा हूँ. मतलब मेरा कहने का क्या है कि यानी उसमें डूअर, जो कोई भी काम करने वाला डूअर है वो एक्टिव है, इन्वॉल्व है, तो वो क्या है? एक्टिव सिचुएशन. डूअर इन्वॉल्व नहीं है या सम टाइम इवन डूअर मेंशन ही नहीं करना चाह रहा, मैं डूअर पे फोकस नहीं करना चाह रहा मैं, क्लियर, तो वो क्या हो जाएगी? पैसिव सिचुएशन. यानी इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस हुआ, क्लियर, कि रियल लाइफ में, रियल लैंग्वेज में, बोलने में, लिखने में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मैं एक्टिव को कन्वर्ट करूंगा किस में? पैसिव में, या पैसिव को कन्वर्ट करूंगा किस में? एक्टिव में. एक्टिव एक सेपरेट स्ट्रीम है, पैसिव एक सेपरेट स्ट्रीम है. लाइफ की कुछ सिचुएशंस हैं जो एक्टिव होती हैं, कुछ सिचुएशंस हैं क्या? पैसिव होती हैं. जब सिचुएशंस एक्टिव या पैसिव हैं तो फिर स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे? एक्टिव या पैसिव. यानी क्या मतलब? 12 स्ट्रक्चर हमारे पास किसके आगे? एक्टिव के. 12 स्ट्रक्चर किसके आगे? पैसिव के, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे. अब उससे लिंक्ड एक छोटी सी चीज़ है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जी, कि मैट्रिक के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, या एनएमडी कैट ईटा वगैरह का कोई टेस्ट दे रहे होते हैं. उसमें एक क्वेश्चन होता है अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक है, जो मेरी समझ से बाहर है क्यों रखा जा रहा होता है. हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती कि रियल लाइफ में कहीं पर भी कन्वर्जन होती नहीं है. एक वक्त था जब इस कन्वर्जन को एक एक्सरसाइज रखा गया कि इंग्लिश को सीखना है, इंप्रूव करना है, तो एक एक्सरसाइज है जिसको हम क्या करेंगे? एक्टिव को कन्वर्ट करेंगे किस में? पैसिव में. या पैसिव को कन्वर्ट करेंगे किस में? एक्टिव में. रियल लाइफ में ऐसा कहीं भी नहीं होता, ना स्पोकन में, ना रिटन में, ना लिसनिंग में, क्लियर, ना रीडिंग में, क्लियर. किसी स्किल में भी इस कन्वर्जन का कोई रिलेशन आपस में नहीं है. सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक बच्चों ने मोस्टली मुझसे डिमांड की है कि सर अगर वो सिखा दें आप, कि भाई एग्जाम में तो आता है, वो कैसे करेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी हाउ टू कन्वर्ट जी. ठीक है, कि भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि एक्चुअल में कहीं पे भी कन्वर्जन नहीं होती. ठीक है, मेरे पास दो मीडियम एक्सप्रेशन के, या स्पोकन है या रिटन है. ठीक है, ना स्पोकन में मैं कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, ना मुझे रिटन में कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है. मैं डायरेक्टली सिचुएशन पे करूंगा, उसके साथ उसका स्ट्रक्चर मैच कर दूंगा. सिचुएशन एक्टिव तो स्ट्रक्चर भी क्या? एक्टिव जी. और हमने क्या कहा? एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर्स में फर्क कैसे पता चलेगा? हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि दोनों में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है? डिफरेंट है. मैंने जब यूज़ करना है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मेरे पास है. ठीक है, जब मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ लिखने में चाहे बोलने में, तो मैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को इस्तेमाल करके अगले को रियलाइज़ करवा दूंगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट जी? सम एक्टिव सिचुएशन. और जब अगला बोल रहा है या अगले का लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ,
उन दो सिचुएशन में भी मुझे कैसे पता चलेगा कि अगला एक्टिव सिचुएशन की बात कर रहा है या पैसिव सिचुएशन की? कहां से पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। फॉर एग्जांपल जी, ही रिस्पेक्टेड एक स्ट्रक्चर है एंड ही वॉज रिस्पेक्टेड जी। अब सिंटैक्टिकली या स्ट्रक्चरली मैं कहूं तो ये दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों क्या हैं? पास्ट के हैं। दोनों सिंपल पास्ट के हैं या जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। कैसे पता चला? यहां रिस्पेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आप कहें जी थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती थी, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डिफरेंशिएट करने के लिए खास तौर पे जब मुझे रीडिंग रिटन मटेरियल मिल रहा है या जब मुझे कुछ लिसनिंग के लिए मिल रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब बिफोर सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले क्या होना था? हेल्पिंग वर्ब होना था। तो इसका मतलब है ये क्या है? सिंपल पास्ट का एक्टिव है। हमने पिछले लास्ट सेशन में किया था, वो चार्ट अभी दोबारा भी आ जाएगा कि सेकंड फॉर्म जब भी यूज हुई है वो सिंपल पास्ट का क्या है? एक्टिव स्ट्रक्चर है। अब आप देखें इसका क्या मतलब बनता है? ही रिस्पेक्टेड कि उसने रिस्पेक्ट की या वो रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। और यहां देखें वॉज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया है और इसके बाद क्या है? थर्ड फॉर्म है। अब वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म हमने क्या कहा था कि सिंपल पास्ट में जब पैसिव सिचुएशन है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट, लेकिन ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, ये पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है। मुझे कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। लेकिन अब दोनों के मीनिंग का फर्क देखिएगा जी। ही रिस्पेक्टेड, वो रिस्पेक्ट करता था। ही वॉज रिस्पेक्टेड, उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी। अब इन दोनों मीनिंग्स का करीब से भी कोई ताल्लुक बनता है? नॉट एट ऑल। दोनों बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशंस हैं। एक में वो बंदा रिस्पेक्ट, जो कोई भी है ये बंदा, वो रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, वो डूअर है। यहां पे क्या है? उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी। हम क्लियर रख ले जी। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि लास्ट सेशन का रिकैप कि भाई रियल लाइफ में कन्वर्जन का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का उसको देख लें, इंतहाई आसान है कि लास्ट सेशन की वीडियो मौजूद है, जिसने ना देखी हो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अभी शॉर्ट में वो आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ कि कन्वर्जन्स में मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उसमें पहली टाइप हमारे पास कौन सी है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी? सिंपल कन्वर्जन्स, जिसको आप कहें। क्लियर? सिंपल कन्वर्जन्स के लिए देखें जी, वो चार्ट सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि हमारे पास टोटल कितने हैं? 24 स्ट्रक्चर्स हैं। जो अभी मैंने एग्जाम्पल की थी, उस एग्जाम्पल को अगर यहाँ से देखें आप, तो यहाँ वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट में। क्लियर? और इसका पैसिव था तो क्या है? वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म। यानी क्या मतलब कि अगर मेरे पास एक्टिव स्ट्रक्चर है तो मैंने पैसिव में जाना है, तो मुझे एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी पता होना चाहिए और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से आया हुआ है कि ये सारे 24 बेसिकली बने कितने से थे? 9 से थे। मैं 9 का रीकैप देता हूँ। वो 9 कौन कौन से थे? वेरी गुड जी। फर्स्ट क्या था? इज एम आर थर्ड, इज एम आर आई एन जी, इज एम आर बीइंग थर्ड। क्लियर? यानी ये इज से रिलेटेड समझाना क्या चाह रहा हूं कि वर्ब फॉर्म वेरी कर रही है लेकिन पीछे हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेम है। अब मैं इज थर्ड की बजाय अगर इज आई एन जी यूज करूंगा मीनिंग बदल जाएंगे, या इज बीइंग थर्ड यूज करूंगा मीनिंग बदल जाएंगे। हमसे क्या मिस्टेक हो रही थी? बस इज आ गया है तो ये स्ट्रक्चर एक ही है, ये एक नहीं है, डिफरेंट है। क्लियर? इज थर्ड क्या है? सिंपल रूटीन का पैसिव है। बुक इज पब्लिश्ड, building is painted, road is constructed, clear? Problem is discussed. फिर is ing है, he is teaching, clear? He is studying, he is walking, he is writing. फिर is being third है, building is being painted, road is being constructed, clear? Work is being done. अब ये हमारे पास जब प्रेजेंट हो गया तो इसमें जब इसको हमने पास्ट सिचुएशन में जाना है तो इस इज एम आर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? वॉज वर आ जाएगा। खुद बहुत ऑटोमेटिकली बन गए, बाकी वही रह गया है। मैंने क्या चेंज कर दिया है? इज एम आर की जगह वॉज वर ले आया। और यही इसी को जब फ्यूचर में करना होगा तो क्या हो जाएगा? विल शैल बी, विल शैल बी थर्ड, विल शैल बी आई एन जी, विल शैल बी बीइंग थर्ड। क्लियर हो गया जी? यानी 3 से हमने फिर 6 फिर 9 बना लिए। क्लियर? अगले 3 हमने क्या कहा था? कौन से हैं? हैज हैव वाले, कि पहले उनको याद करना है मैंने कि मुझे पता हो ये स्ट्रक्चर है कौन से हैं। हैज हैव है, हैज हैव थर्ड, हैज हैव बिन थर्ड और हैज हैव बिन आईएनजी। ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। यानी एक में फर्स्ट वन कौन सा है? सिंपल परफेक्ट है। दूसरा क्या है? उसी परफेक्ट का पैसिव है। यानी यहाँ एक्टिव सिचुएशन थी, यहाँ क्या थी? पैसिव थी। और फिर क्या? बिन आईएनजी, यानी परफेक्ट भी है लेकिन साथ कॉन्टिन्यूटी भी है। आई हैव बिन टीचिंग जी, क्लियर? ही हैज बिन स्ट्रगलिंग,
गॉट माय पॉइंट जी। इसी को हमने पास में करना है तो हम क्या, हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड। क्लियर। इसी को फ्यूचर में करना है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, विल शैल हैव। गॉट माय पॉइंट जी। यानी वो क्या, हमने पहले इज एम आर से वॉज वर विल शैल बी बना लिया, फिर अब हैज हैव से हमने क्या कर लिया, हैड, और फिर फ्यूचर में जाना है वही परफेक्शन है, फ्यूचर में जाना है तो क्या हो जाएगा, विल शैल हैव। ठीक है, उसका पैसिव लेके आना तो फिर क्या हो जाएगा, विल शैल हैव बीन थर्ड, और उसमें कॉन्टिन्यूटी लेके आनी होगी तो फिर क्या हो जाएगा, विल शैल हैव बीन आईएनजी। क्लियर। इसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव का हमने कहा था कि परफेक्ट का पैसिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव दोनों स्ट्रक्चर सेम है। आपको स्क्रीन पे यहाँ नजर आ रहे होंगे, यहाँ देखें क्या है, परफेक्ट के पैसिव में क्या, हैज अ बीन थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव में क्या आ रहा है, हैज अ बीन बीइंग थर्ड फॉर्म। क्लियर। लेकिन बीइंग हम यूज नहीं करते। अगर आप इस बीइंग को उड़ा दें तो आप गौर से देखें तो परफेक्ट का पैसिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव दोनों क्या है, सेम है। गॉट माय पॉइंट जी। अब आखिरी क्या रह गई थी, ये टॉप लाइन, कि भाई सिंपल रूटीन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पूरे बेसिक चार्ट में दो जगह पे आ रही है, एक यहाँ फर्स्ट कॉलम में और एक आप देखें लास्ट कॉलम में। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है तो उसके साथ एस साउंड ऐड होता है, प्लेज, राइट्स, गोज, वॉक्स, टॉक्स। अगर प्लूरल है तो क्या उसके साथ एस चाहिए से ऐड नहीं होता। अब आप पूरे बाकी चार्ट में देखें, आपको एक चीज़ कॉमन नजर आएगी कि सारों के हर जगह हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कौन सी, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का एक्टिव। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का जो एक्टिव है इनका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। इसलिए यहाँ बीच में हम क्या लेके आए हैं, डू डज। सिंगुलर है तो डज लग जाएगा, प्लूरल है तो डू। क्लियर। पास्ट है तो वही डू डज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, डिड। गॉट इट जी। और यहां देखें मैंने क्या कहा था, फर्स्ट फॉर्म यहां विल शैल फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर जिसको आप कहते हैं। क्लियर। आई शैल गो, ही विल राइट, ही विल टॉक टू यू, ही विल कॉल यू। अब ये 24 पूरे हो गए। अब इनकी सिंपल कन्वर्जन देखनी हो तो वेरी इजी जी। जब मेरा चार्ट मुझे 24 स्ट्रक्चर्स पहले क्लियर हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है मोस्टली कि हम इन 24 को पहले जहन नशीन नहीं करते और हम कोशिश करते हैं डायरेक्टली इंग्लिश को इम्प्रूव करने की। या तो वो हमारे पास 24 घंटे ऐसा इन्वायरमेंट हो, हर वक्त हम बोली जा रही हो, हर वक्त सुनी जा रही हो, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्कूल का एक कॉलेज का एनवायरनमेंट है, वहाँ सिर्फ हो रही होती है। आउटसाइड आप जाएँ वहाँ कहीं पे पंजाबी है, इनको है, उर्दू है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि पहले इन 24 को मैंने अपनी फिंगर टिप्स पे रख लेना है। वो फिंगर टिप्स पे रखने का तरीका क्या है, मैं ज़ुबानी बताता जाऊँगा, आपने चार्ट पर नज़र रखनी है। ठीक है। अब कि मैं कब कंफर्म होऊंगा कि मुझे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी सिंपल फ्यूचर है, पैसिव सिचुएशन है, विल शैल बी थर्ड फॉर्म, ऐसा ही है या नहीं है। पास्ट परफेक्ट है, विल शैल, ये देखें विल शैल बी थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट है, क्लियर। पैसिव सिचुएशन है, हैड बिन थर्ड फॉर्म, ये देख लें, हैड बिन थर्ड फॉर्म। क्लियर। सिंपल प्रेजेंट है, पैसिव सिचुएशन है, इज एम आर थर्ड फॉर्म। मैं तेज से बोलता जाऊंगा, आपने स्क्रीन पे चेक करते जाना है कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है। जब इस लेवल इस पे आ जाएंगे कि जब आपको स्ट्रक्चर एक सेकंड में आपका माइंड दे, तो फिर आपके रिटन एक्सप्रेशन भी स्ट्रांग हो जाते हैं, स्पोकन एक्सप्रेशन भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर आपकी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन भी स्ट्रांग हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी इंशाल्लाह स्ट्रांग हो जाएगी। क्या जी, फॉर एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट पैसिव है जी, वॉज वर थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव है, हैज हैव थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव है, विल शैल हैव बिन थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हैज हैव बिन थर्ड। क्यों, परफेक्ट का पैसिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव आप नोट किया है। मैं जो घूमता जा रहा हूँ, मैं ठीक बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये ठीक नहीं बता रहा, तो आपने भी घर में इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। कि आप किसी को दे सकते हैं, रिटन प्रैक्टिस कर लें, 4-5 दफ़ा इसको लिख लें, ये कन्फर्म हो। जब ये कन्फर्म हो गया, अब मेरे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कन्वर्जन जो मैंने रखी है, जो बच्चों ने बहुत डिमांड की कि सर एग्जाम में हमें होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम कैसे करें। बहुत आसान है, मेरे पास कोई भी कोई लाइन आती है, कोई स्टेटमेंट आती है एग्जाम में, कन्वर्जन के लिए मैं लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी, ही हैज़ स्ट्रगल्ड, कोई लेंथी स्टेटमेंट है, कुछ भी है, मैं पूरी स्टेटमेंट में किसी और चीज़ को चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पहले क्या देखूंगा, उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्लियर। हैज़ हैव जब कभी भी मेरा माइंड क्लिक करता है, ये परफेक्ट है, ये क्या है, तो इसमें आईएनजी कहीं आया है, नहीं आया, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये क्या है, सिंपल परफेक्ट है। अब यहाँ चार्ट में से फौरन देख लें, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्टिव है या नहीं है। तो इसका पैसिव करते वक्त क्या करते हैं, बिन,
परफेक्ट के पैसिव में के दरमियान में क्या आ जाता है, बिन। बाकी ये दोनों चीज़ें उसी तरह रहेंगी नहीं रहेंगी। हैज़ बिन थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ क्या था, हैज़ स्ट्रगल्ड, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज़ बिन स्ट्रगल्ड। क्लियर। और क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट उठ के स्टार्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। स्ट्रक्चरली, मैं क्या कह रहा हूँ, स्ट्रक्चरली, सेमेंटिकली नहीं। ठीक है, सेमेंटिकली मीनिंग वाइज ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। स्ट्रक्चरली उनकी प्लेस चेंज हो जाती है। ऑब्जेक्ट को उठा के आप क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, और सब्जेक्ट को कहाँ ले आते हैं, ऑब्जेक्ट की। ही हैज स्ट्रगल्ड विद दिस टास्क जी, विद दिस टास्क। अब दिस टास्क उठ के कहाँ जाएगा, स्टार्ट में। दिस टास्क हैज बिन स्ट्रगल्ड विद, प्रेपोजिशन जो भी हो, अगर वो फ्रेजल वर्ब है या वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है तो याद रखिए वो साथ मेंटेन रखनी होती है। दिस टास्क हैज बिन स्ट्रगल्ड विद बाय हिम, बाय हिम। अब इसमें देखें मैंने क्या मुश्किल काम क्या था, ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले आया, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले आया, ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन जो असल चीज़ है जो मुझे रिक्वायर्ड है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपका जी। ये कौन सा एरिया है, वही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। कि मुझे पता था कि हैज़ थर्ड क्या है, एक्टिव है परफेक्ट का, और इसका पैसिव आपने देखा होगा, पैसिव में हर जगह दरमियान में कुछ ऐड कर देते हैं। इसके पैसिव में दरमियान में क्या ऐड कर देते हैं, बिन, हैज़ बिन थर्ड फॉर्म जी। गॉट माय पॉइंट जी। अब इसी तरह देख लें एक और एग्जांपल जी। ही नोज मी। अब गौर से देखिएगा इसको जी, कि हमने क्या कहा था, वर्ब के साथ जब भी एस या ई एस ऐड हो तो वो क्या, सिंपल प्रेजेंट है। वो सिंपल प्रेजेंट का क्या है, एक्टिव है। अब मुझे पता है, मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा, क्लियर, मुझे पता है कि इसका जब पैसिव मैंने स्ट्रक्चर करना है तो मुझे क्या चाहिए, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर थर्ड फॉर्म क्या बनेगी जी, इज, और मैं भी इज चेंज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, मैं भी फर्ज कर रहा हूँ। इज नोन, नो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, नोन। यानी बेसिक मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया जी। अगर गिवन ऑप्शंस हैं, एनएमडी कैट की बात करूं, ईटा की बात करूं, गिवन ऑप्शंस होते हैं बच्चों को। अगर गिवन ऑप्शंस हैं तो वो नीचे वाले ऑप्शंस में क्या चेक कर लें, जिसमें इज एम आर थर्ड फॉर्म आ रही हो। जिसमें इज एम आर थर्ड फॉर्म नहीं आ रही तो उस ऑप्शन को आप पहले ही एलिमिनेट कर दें। ये एनएमडी कैट की, ईटा की, या कोई एंट्रेंस टेस्ट इन बच्चों ने देना, उनके लिए टिप दे रहा हूँ कि आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरे स्ट्रक्चर्स को, टाइम शॉर्ट होता है वहाँ। ठीक है, आपका एवरेज तकरीबन 1 मिनट या 50 सेकंड होते हैं एक एमसीक्यू के लिए। तो आपने वहाँ टाइम शॉर्ट है, टाइम बचाना है आपने, तो आपने बाकी सारी डिटेल वहाँ, वो लेंथ ही, मैं यहाँ तो आपको समझाने के लिए शॉर्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो बहुत लंबे चौड़े सेंटेंसेस देते हैं। आपने क्या शॉर्ट स्टेटमेंट देखनी है, उस स्टेटमेंट में चेक क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या है, सिर्फ वर्ब पे फोकस हो गया मेरा। तो वर्ब से पता चल गया सिंपल प्रेजेंट है, मुझे पता है सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में क्या आता है। मतलब क्या कि गिवन ऑप्शंस में क्या आना चाहिए, इज एम आर नोन आना चाहिए। जिसमें इज एम आर नोन है उसको रख लें, जिसमें इज एम आर नोन नहीं है उसको क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। हो गया जी। अब देखें जी, मैं ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जा रहा हूं सब्जेक्ट की जगह, क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ एज तो नहीं आएगा, क्या बन जाएगा, एम। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आई एम नोन। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जी, जो मिस्टेक बेटा आपने की अभी, इसलिए हमने एक फ़र्ज़ किया हुआ है कि भाई जब कभी भी पैसिव होगा उसमें क्या आएगा, बाय आएगा। नो, ये कंपलसरी नहीं है, बाय की जगह और प्रपोजिशंस भी आ सकती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ आई एम नोन बाय हिम, तो दैट विल बी रॉन्ग जी। तो करेक्ट क्या होगा, आई एम नोन टू हिम, आई एम नोन टू हिम। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों ने क्या होता है, अगर वहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है आई एम नोन बाय हिम, दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, आई एम नोन टू हिम। ये कौन कौन से वर्ब्स हैं, ठीक है, ये अगले किसी नेक्स्ट सेशन में पूरी मैं लिस्ट दे दूंगा कि वो वर्ब्स जिनके साथ बाय नहीं आता, पैसिव वॉइस में बाय नहीं आता। यानी यहाँ सिर्फ इतना पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाय नहीं होता, कोई और प्रपोजिशन भी आ सकती है। ये एक एग्जांपल आपके सामने आ गई। तो क्या हो गया जी, आई एम नोन टू हिम, दिस वन इज करेक्ट जी। टू हिम ठीक है, और बाय हिम यहाँ पे क्या है, गलत है जी।
अब हो सकता है आपको दोनों ऑप्शन आए हुए हों कि आई एम नोन टू हिम, आई एम नोन बाय हिम, तो यू विल सिलेक्ट विच वन जी, आई एम नोन टू हिम। लेकिन वो बेसिक उसका तरीका समझ लें। आपके तरीका मैंने क्या किया है, मैंने सारी स्टेटमेंट पे फोकस किया नहीं, सिर्फ किन दो चीज़ों में फोकस किया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब निकाल लिए। फिर जो मेरे पास गिवन ऑप्शन उनमें चेक करना है कि मेरा जो पॉसिबल हेल्पिंग वर्ब वो कौन सा है। स्ट्रक्चर मैंने आइडेंटिफाई किया, क्या है ये, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव है। सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव मुझे कैसे पता चला जी बेटा? दो ही चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। तो यानी सिंपल प्रेजेंट के नॉर्मल स्टेटमेंट में तो डू डज तो नहीं आ रहा होता। डू डज मोस्टली कब यूज हो रहा होता है, जब नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, या सम टाइम जब स्ट्रेस के लिए आ रहा हो। किसके लिए आ रहा हो? स्ट्रेस देने के लिए भी डू डज यूज करते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस ना भी हो, क्वेश्चन ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स, ठीक है, या मैं अपना कहूँ आई वर्क, मैं काम करता हूं, मैं स्ट्रेस दे के कहना चाहूं तो फिर मैं क्या कहूंगा, आई डू वर्क। अब यहां नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेस देने के लिए भी डू यूज हुआ है। यानी मुझे कहने का मकसद क्या, मुझे वर्ब से आइडेंटिफाई हुआ कि ये सिंपल प्रेजेंट है। तो फिर नीचे मुझे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखने हैं, वो कौन से हैं जो मुझे चार्ट से याद थे। अब जी ये कुछ एग्जांपल्स मैंने की हुई हैं, स्क्रीन पे जरा देखिएगा। ही पब्लिशेस द बुक, मैंने सिर्फ हाईलाइट किया हुआ, रेड किया हुआ किस एरिया को, वर्ब को। किसको? वर्ब को, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो सिर्फ क्या आ गया, वर्ब आ गया। ही पब्लिशेस बुक, गॉट माय पॉइंट जी। अब पब्लिशेस क्या शो करता है, वही सिंपल प्रेजेंट है, तो पैसिव उसका क्या हो जाएगा जी, इज पब्लिश्ड। आर यू नोटिसिंग दैट कि मैंने हाईलाइट सिर्फ क्या चीज की हुई है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो क्या हो जाएगा जी, द बुक इज पब्लिश्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखें जरा जी, रॉबर किल्स द मैन। क्लियर? मैंने सिर्फ हाईलाइट किसको किया, वर्ब को, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में आपको पता है किस में आती है, सिर्फ सिंपल पास्ट के एक्टिव में। सिंपल पास्ट के एक्टिव में। मैं पूरी स्टेटमेंट पे भी नहीं फोकस कर रहा, नहीं पढ़ रहा अभी उसको, मैं प्रैक्टिसिंग फेज में हूं, तो मैं सिर्फ वर्ब को कर रहा हूं। नीचे इसका पैसिव देख लें, क्या हो जाएगा, द मैन वॉज किल्ड बाय रॉबर। क्लियर? यहां कॉन्टिन्यूटी में देख लें जी, मेड वॉज कुकिंग मील, वॉज कुकिंग, मेरा फोकस क्या है, वॉज कुकिंग। वॉज वर आईएनजी, वॉज शो करता है पास्ट को, आईएनजी शो करता है कॉन्टिन्यूटी को। तो पास्ट कॉन्टिन्यूटी का क्या है, एक्टिव है, तो पैसिव क्या हो जाएगा जी, वॉज बीइंग कुक्ड। गेटिंग माय पॉइंट जी? इज दैट क्लियर? यानी अगर आपको चार्ट क्लियर है तो कोई और इसमें रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, कि जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, वो अलग है, पैसिव का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है, अलग है। सिर्फ मुझे वो दोनों पता होने चाहिए, मुझे वो चार्ट आना चाहिए जी। एम आई क्लियर? अप क्लियर जी। अब इसी में एक देख लें जी कि नॉर्मल जो आपकी कन्वर्जन्स हैं उनके साथ आगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस सम टाइम कंफ्यूज यू पीपल, कि बाज़ औक़ात क्वेश्चंस जब आ जाते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती हैं उसमें। क्वेश्चंस का देख लें जी, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब उसी को मैंने क्या किया है, अब गौर से देखिएगा ज़रा, कि जब भी सिंपल रूटीन है तो उसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब आता नहीं आता, वो मेरे सामने आ गया। जब भी मेरे पास एक्टिव ऑप्शन में डू डज होगा तो पैसिव ऑप्शन में मैंने किस पे जाना है, इज एम आर पे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें क्या आ रहा है, डू और डज। ठीक है, अब मैंने ढूंढना कौन सा है एक्टिव पैसिव की कन्वर्जन में, जिसमें क्या आना चाहिए, इज एम आर स्टार्ट में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्या है, क्वेश्चन है। और चार्ट से मुझे याद है कि यहां इज एम आर के बाद हमेशा क्या आती, पैसिव में ऑलवेज होती क्या है, थर्ड फॉर्म। क्लियर? लुक एट दिस नाउ जी, डज ही पब्लिश अ बुक, तो पैसिव में क्या हो जाएगा जी, इज अ बुक पब्लिश्ड बाय हिम। यानी इसमें मेन चीज हाईलाइट क्या हो जाएगी, इज, और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई जी। जो बच्चे अक्सर कह रहे होते हैं कि सर हम एक्टिव पैसिव में मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मिस्टेक्स की कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, चार्ट नहीं है सही याद होता। यानी आपने इससे फिर दोबारा कंक्लूड हम कर रहे हैं कि चार्ट मुझे क्लियर है तो मैं एक सेकंड में कर लूंगा। कोई और ऑप्शन एक देख लें, यहां वाला है फॉर एग्जांपल जी, डिड रॉबर किल, यहां पे क्या यूज हुआ है, डिड, और उसके बाद क्या, किल। अब मुझे पता है कि डिड किस में आता है जी, सिंपल पास्ट के एक्टिव में। किस में आता है, सिंपल पास्ट के
एक्टिव में। अब इसके मैं पैसिव फॉर्मेट में जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, वॉज वर, और किल क्या हो जाए, किल की जगह क्या हो जाएगा, किल्ड। मुझे स्ट्रक्चर आता है तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। am I क्लियर जी? तो क्या बन गया आप जी, यहाँ देख लें ज़रा, वॉज द मैन किल्ड बाय रॉबर के क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल कहाँ जाता है, बिगिनिंग में। हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाता है, बिगिनिंग में, स्टार्ट में आ गया। तो क्या हो गया, वॉज द मैन किल्ड बाय रॉबर। am I क्लियर जी? एक और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें क्या आ रहा है जी, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। तो आप बताएंगे बेटा कि विल शैल हैव थर्ड फॉर्म है तो पैसिव स्ट्रक्चर में क्या आना चाहिए, वेरी गुड जी, विल शैल हैव सिर्फ क्या ऑर्डर जाएगा, बिन थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव बिन थर्ड फॉर्म। यहां देख लेते हैं कोई ऐसा है जी, ये लुक एट दिस जी, विल ही हैव फिनिश्ड द मील, ये मेरे पास क्या थी, एक्टिव सिचुएशन। पैसिव आई है तो क्या हो जाएगा, विल द मील हैव बिन फिनिश्ड बाय हिम। यानी अब इस एक्टिव में और पैसिव में सिर्फ क्या चेंज किया मैंने, क्या फर्क है इनमें, कि यहां पे क्या है, बिन नहीं आया एक्टिव में और पैसिव में बिन आएगा। अब इसको अगर मैं रिवर्स करूं, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन में पैसिव दे दिया जाता है और मैंने क्या ढूंढना है उसका, एक्टिव, तो आप उसको रिवर्स कर लें। अब पैसिव में क्या आएगा, बिन आएगा, तो इसका मतलब एक्टिव में बिन नहीं हो। बाकी वही वाला रूल है कि ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट उठ के कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। am I clear up till here जी? ये तो थी सिंपल कन्वर्जन जी। मैं फिर इसको रिपीट कर दूं कि सिंपल कन्वर्जन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट प्रॉब्लम किस चीज़ की है कि मेरे अपने स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है। कहाँ से वो क्लियर होने हैं, ये वाला चार्ट जो हम लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो सेशन का टाइटल क्या था कि लर्न इम्प्रूव इंग्लिश थ्रू 9 स्ट्रक्चर्स, तो उसमें ये पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी यहाँ मैंने फिर दोबारा डाल दिया इसमें। अब उसके बाद अगला देखें जी, सम टाइम डबल ऑब्जेक्ट्स जी, अ बिट कॉम्प्लिकेटेड जी। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी जी कि आप सर सेशन उर्दू में करवा दिया करें, कि यहीं से डायलेमा देख लें कि दैट दे वांट टू लर्न इंग्लिश और डिमांड क्या कर रहे हैं कि जी सेशन किस में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए। वो प्रॉब्लम यहीं से है ना, तो कोई उनमें इंटर का स्टूडेंट है, कोई बीएस का है, इवन सम ऑफ द प्रोफेशनल्स डिमांडेड कि सर उर्दू में करवा दिया करें, वो सही समझ आती है। तो उसी इंग्लिश को अगर इम्प्रूव करना है तो अब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आज दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को टारगेट करना है हमने सबसे पहले फेज़ में। बाकी चीज़ें नाउन प्रोनाउन उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी वजह से लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं, मीनिंग में क्या चेंजेस आते हैं, हम कमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी 1 पॉइंट एजेंडा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही दो चीज़ें चाहिए। कौन सी हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट आ गया कि जिसमें देख लें कि फॉर एग्जाम्पल जी डबल ऑब्जेक्ट्स आ जाएँ या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएँ। स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी। पहली एग्जांपल देखें, ही बॉट अ गिफ्ट फॉर मी, ही बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। हियर गिफ्ट मी, दो ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास सी, डबल ऑब्जेक्ट्स। पहले तो सिंगल ऑब्जेक्ट था, वो तो सिंपल था कि जी उस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह ले जाएं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, ऑब्जेक्ट्स दो हो गए। क्लियर? लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड कि व्हेनेवर आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन, वर्ब के ऊपर जब भी सवाल उठाएं आप, कौन, वी गेट व्हाट जी, डूअर, वी गेट डूअर सब्जेक्ट। व्हेनेवर वी रेज अ क्वेश्चन क्या, वी गेट व्हाट जी, ऑब्जेक्ट। मैं फिर रिपीट कर दूं, वर्ब के ऊपर आप क्वेश्चन रेज करें कि हु इज डूइंग दैट। वर्ब कोई काम होता है ना, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लिख रहा है, खाता था, बोलता था, लिखता था, कुछ भी हो रहा है। कौन, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। और वही उसी काम के ऊपर क्वेश्चन रेज करें व्हाट, तो फिर आपके पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट जी, साथ इसके मेंशन कर लीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विच ऑब्जेक्ट,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जी। इस एग्जांपल को देख लें, ही बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। हु बॉट जी? ही बॉट व्हाट? गिफ्ट। तो इसका मतलब है गिफ्ट हमारे पास क्या आ गया जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आ गया हमारे पास? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आगे देखें आप, मी कौन सा केस है प्रोनाउन का? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हम कब यूज करते हैं? वेरी सिंपल, जब वो ऑब्जेक्ट बन रहा हो। जब वो क्या बन रहा हो? ऑब्जेक्ट बन रहा हो। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है मी। जब मैं ऑब्जेक्ट बन रहा हूं तो मैं अपने आप के लिए क्या यूज करूंगा? मी। जब मैं सब्जेक्ट बन रहा हूं तो अपने लिए क्या यूज करूंगा? आई। ये प्रोनाउंस जब आएंगे तो उस वक्त हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये केस ही सबसे इंपॉर्टेंट। असल प्रोनाउन में जो एप्लीकेशन है प्रोनाउन की, वो है ही क्या है? केस से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जी। ये कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके पॉसिबल ऑप्शंस देखें जी। सपोज वी आर इन एग्जामिनेशन हॉल जी, कि मेरे पास ही बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। इसके पॉसिबल ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकते हैं जी? अ गिफ्ट वॉज बॉट बाय हिम फॉर मी। लुक एट दिस नाउ जी। पहले मुझे कैसे पता चला कि वॉज बॉट? कि वही बात करूं कि मुझे स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बॉट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लियर? कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक बात। दूसरी बात, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। मुझे कैसे पता चला ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है? क्योंकि पीछे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके साथ एस या एस लगता है। फर्ज करें मुझे इसकी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, बाय नहीं पता मुझे। क्लियर? दूसरा चेक करने का दूसरा तरीका भी क्या है? वैसे नॉर्मली तो पता है ना इसकी फर्स्ट फॉर्म बाय है। कुछ ऐसे वर्ब्स आ जाते हैं जहां पता नहीं होता कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है। ठीक है? या कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म भी वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है। फॉर एग्जाम्पल पुट, फॉर एग्जाम्पल कट। गॉट माय पॉइंट? लिखने में आपके रीड। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? फर्स्ट का चेक करने का तो आसान तरीका क्या था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस आई एस आना चाहिए था। एस आई एस नहीं आया, इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। क्लियर? थर्ड फॉर्म नहीं है, वो कैसे पता चला? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पीछे बचती कौन सी है? सेकंड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म क्यों नहीं है? फोर्थ फॉर्म के साथ क्या आता है? आईएनजी आता है। इसके साथ आईएनजी भी नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं हम? सिंपल पास्ट एक्टिव में। और सिंपल पास्ट के पैसिव में फौरन मेरे दिमाग में आएगा क्या हो जाएगा? वॉज वर थर्ड फॉर्म। वॉज वर। तो ये तो वर्ब मैंने क्लियर कर लिया। अब आ जाए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे। हमने कहा था एक ऑब्जेक्ट हो तो उसको उठा के शुरू में ले आना है। अब प्रॉब्लम क्या पड़ गई? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? गिफ्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मैं पहले गिफ्ट को शुरू में ले आया हूं। अब दूसरा देखें जी, मी को शुरू में लेके आए तो आए हो जाएगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है, स्टार्ट में क्या बन जाएगा? आगे सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज बॉट अ गिफ्ट बाय हिम। नाउ जी विच वन इज करेक्ट? सेकंड वन। विच वन इज करेक्ट जी? सेकंड वन जी। कि नॉर्मली हमें लग रहा होता है, नॉर्मली, कि दिस वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन। नो, दिस वन इज इनकरेक्ट जी। अ गिफ्ट वॉज बॉट बाय हिम। अब बज़ाहिर आप देखें इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? नहीं, ठीक लग रहा होता है। नॉर्मली हम स्पोकन में यूज करते हैं, रिटन एक्सप्रेशन में यूज होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, तो फिर रूल क्या कहता है हमें जी? कि व्हेन एवर देयर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स जी, मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, तो ऑलवेज विल बिगिन विद व्हाट जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था? गिफ्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था? मी। पता कैसे चला जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलाएंगे? जो क्या के आंसर में आ रहा होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर रूल क्या कहता है कि इसके पैसिव अप्रोच में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट ना लें, बल्कि किस से स्टार्ट लें? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। किस से स्टार्ट लें जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जी। क्योंकि इंग्लिश में कुछ सिचुएशंस, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जहां पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं ले सकते।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ले रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप किससे लें, तो यानी आप अगर ये दोनों ऑप्शन मुझे गिवन है तो फिर मैं कौन सा चूज़ करूँगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। कौन सा, इनडायरेक्ट। यहाँ तक मैं क्लियर हो गया जी कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो हम किससे शुरू करेंगे, फिर पैसिव वॉइस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जी। दूसरी एग्जांपल देखें जी, ऑब्जेक्टिव समटाइम कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है जी, एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा, एडिशन, कि जब हम सब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाह रहे होते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह रहे होते हैं, जब ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाह रहे होते हैं ऑब्जेक्ट। यानी आप उसको इंग्लिश में 1000 टर्मिनोलॉजीज नाम रख लें। जिस तरह लास्ट सेशन में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि भाई जी ग्रामर के अकॉर्डिंगली हमने लैंग्वेज करनी है। नो, नॉट एट ऑल। लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ग्रामर बनी। ऐसा नहीं था कि ग्रामर पहले बनी पर बाद में उसके अकॉर्डिंगली उसको देख के इंग्लिश डेवलप की गई। नहीं, इंग्लिश पहले से थी, हज़ारों साल से बोली जा रही थी। अब लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज को ईज लाने के लिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए, सेकंड लैंग्वेज यूजर्स के लिए उसको आसान करने के लिए लैंग्वेज को देख के क्या बनाई गई, ग्रामर। तो टर्मिनोलॉजीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। आने वाले सेशंस में प्रूव करूंगा मैं कि बाज़ वक़्त वही एक वर्ड एक जगह क्या बन रहा होता है, प्रोनाउन, दूसरी जगह क्या बन रहा होता है, एडवर्ब, तीसरी जगह क्या बन रहा होता है, एडजेक्टिव। क्लियर। फॉर प्रोनाउन की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू नीड व्हाट, हियर व्हाट इज व्हाट, प्रोनाउन। दूसरी यू नीड व्हाट बुक, अब ये प्रोनाउन क्या बन गया, एडजेक्टिव। और व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, अब व्हाट क्या बन गया, एडवर्ब। तो लफ्ज़ों पे नहीं जुड़ना। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं, सब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दूसरी एग्जांपल देखें जी, दे मेड हिम अ किंग, दे मेड हिम अ किंग। व्हाट इज अ वर्ब हियर जी, मेड। हमने क्या कहा, उस पर कौन सा क्वेश्चन रखें, कौन, हु मेड जी, दे। दे इज व्हाट, सब्जेक्ट। क्लियर। दे मेड व्हाट जी, किंग। दे मेड व्हाट जी, किंग। अब गौर से देखिएगा जरा, अब यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सोच के बताइएगा। हिम, व्हाट इज इट, हिम जी। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, बेसिकली हिम, उन्होंने बनाया, हिम। गॉट माय पॉइंट जी, क्या बनाया, किंग। अगर हम वो पुराना रूल अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंगली ठीक है, क्या कि ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, किंग आ रहा है। लेकिन किंग को सेपरेशन नहीं है, किंग बेसिकली एक्सटेंशन है किसकी, हिम की। किसकी एक्सटेंशन है, हिम की। या चलें वो बात भी मान लें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंग है, तो किंग किसको बनाया, हिम। यानी हिम और किंग दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं या नहीं है, मैं चीज़ कह रहा हूँ एक ही बंदे के दो नाम हैं या नहीं है। वही हिम है, वही क्या है, किंग है। तो ये क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, फिर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब देखें इस केस में हम किसको वापस फिर चला रहे हैं, किंग क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ही। तो पैसिव क्या हो गया, ही वॉज मेड अ किंग बाय देम। अमा क्लियर जी कि सम टाइम मैं क्या कह रहा हूं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, बाज़ वक़्त ऑब्जेक्ट एक ही होता है, उसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहां मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हिम भी वही है, किंग भी वही है। किंग की एक्सटेंशन कह लें हिम है, या हिम की एक्सटेंशन कह लें क्या है, किंग है। गॉट इट। लेकिन है तो दोनों सेम है ना। लेकिन मैं फिर भी स्टार्ट में किसको लेके आऊंगा, जो इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट यहां क्या बन रहा था, किंग। दे मेड, उन्होंने बनाया, क्या बनाया, किंग। अब बाकी जो है, अब सवाल क्या आता है कि जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बाकी किसी भी चीज़ के जवाब में किससे बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया, वो जितने भी होंगे या वो कॉम्प्लीमेंट होंगे या वो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स होंगे। एम आई क्लियर जी, यानी डबल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगला देखें जी, इंपेरेटिव्स। इनके पैसिव्स कैसे होंगे, इंपेरेटिव्स जी। व्हाट आर इंपेरेटिव्स, इन विच यू आस्क समबडी टू डू समथिंग जी, जिसमें हम किसी को कोई काम करने का कह रहे होते हैं, उसको आप हुक्मिया, इल्तिजाइया, जो नाम भी रखें उसके। जब हम किसी को कोई काम करने का कह रहे होते हैं, जब किसी को कोई काम करने का कह रहे होते हैं, अब देखिए मैंने कहा था उन 24 से ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा। उन 24 में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की हमने पढ़ी थी, दो जगह आती है। कहाँ पे आती है, दो जगह, एक सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव में और एक सिंपल फ्यूचर के एक्टिव में आती थी ना। अब उसमें देखें हम तीसरी ऐड कर रहे हैं आज कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब एक और जगह आ गई, वही वर्ब है। कहाँ पे आएगी वो, इंपेरेटिव में। कहाँ पे आएगी वो, इंपेरेटिव का क्या साइन है जी, ऑलवेज ही। इंपेरेटिव
बिगिन विद व्हाट शी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहें कि सर सिंपल प्रेजेंट में भी तो फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे भी तो फर्स्ट फॉर्म है, लिखा हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो गौर से सुनिएगा इस बात को जी, कि वहाँ जो हमने पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, उससे पहले याद रखिएगा हमेशा सब्जेक्ट होगा। उससे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। इससे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। किस केस में? जब सिंपल प्रेजेंट होगा। जब क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा जी। और जब इंपेरेटिव होगा फिर क्या होगा? फिर सब्जेक्ट नहीं होगा। फिर सब्जेक्ट नहीं होगा डायरेक्टली, बल्कि हम किस से शुरू करेंगे वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से या नेवर से मोस्टली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और यहां इंपेरेटिव में भी क्या यूज हो रही है? फर्स्ट फॉर्म। दोनों में फर्क क्या होगा कि सिंपल में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। इंपेरेटिव में पहले सब्जेक्ट नहीं आता। वेरी फेमस एग्जांपल जी, बचपन से हम भी पढ़ते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। ओपन द डोर। ओपन द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना? am I क्लियर जी? दरवाज़ा खोलें। नॉर्मल एग्जांपल, यू ओपन द डोर। क्लियर? हाउ विल वी गो फॉर इट जी? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। किससे शुरू हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म से। डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा ना खोले, नेगेटिव हो गया। नेवर ओपन द डोर, दिस इज व्हाट जी? एक्टिव अप्रोच। व्हेन वी सेइंग पैसिव, क्लियर, लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन थर्ड फॉर्म। क्लियर? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहूँ इसको एग्जाम्पल को एलैबोरेट करने से पहले। मैंने कहा था ना कि उन्हीं 24 स्ट्रक्चर से ही सारी लैंग्वेज बनेगी। कैसे? मैं अभी देखें प्रूव करता हूँ। वहाँ हमने क्या कहा था? विल शैल फर्स्ट फॉर्म। विल शैल, क्लियर, ही विल गो, ही विल स्टडी, यही था कि ये जितने भी हैं, मैंने क्या उस वक्त आपको याद हो मैंने क्या कहा था? विल शैल, मे, माइट, कैन, कोड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, इंपेरेटिव, टू, इन्फिनेटिव्स, इन सारों के वही रूल यहीं से उठाते हैं हम। अब यहाँ देखें, हमने पैसिव करना होगा तो क्या हो जाएगा? विल शैल बी थर्ड फॉर्म। विल शैल बी थर्ड फॉर्म। गॉट माय पॉइंट जी? क्लियर? अब यही देखें, यहाँ पे भी बी थर्ड फॉर्म आ गया, नहीं आ गया? जो यहाँ पे था बी थर्ड फॉर्म। क्लियर? इंपेरेटिव में भी क्या आ गया? बी थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव आएगा, वहाँ पे भी याद रखिएगा बी थर्ड फॉर्म। क्लियर? मे, माइट भी होगा तो क्या हो जाएगा? बी थर्ड फॉर्म। कैन, बी थर्ड फॉर्म। शुड, बी थर्ड फॉर्म। यानी उसी से ही बेसिक स्ट्रक्चर वही है, वहीं से डेवलप हो रहे हैं। इसी को मैं चेंज करूं, दूसरा देखें ज़रा। अगर यहाँ पे कहीं आ जाए क्या? फॉर एग्जाम्पल, विल शैल के साथ क्या आया था? हैव। विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो बाकी हर जगह आप चेक कीजिएगा, जहाँ हैव थर्ड हो तो पैसिव में क्या हो जाएगा? हैव बिन थर्ड फॉर्म। For example, you should have been third, would have been third, to have third active, to have been third passive। सारे बेसिक चार्ट से ही सारे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। am I clear जी? अब वापस आए इस एग्जाम्पल की तरफ। तो क्या था? ओपन द डोर। क्लियर? तो लेट द डोर बी ओपन। अब फर्क देखिएगा जो मैं पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ डे वन से, कि भाई दोनों सेम नहीं होते। एक्टिव पैसिव का आपस में कोई रिलेशन नहीं, हम बनाते नहीं हैं। दोनों सिचुएशंस देख लें। अगर दरवाज़ा बंद है और मैं आपसे कहूँ इसको खोलें तो क्या कहूँगा? ओपन द डोर। और लेट द डोर बी ओपन, ये क्या दोनों सेम है? नहीं। लेट द डोर बी ओपन तब होगा जब दरवाज़ा खुला है और आप वो क्या उसको बंद करने जा रहे हो। आप उसको क्या कर रहे हो? बंद करने जा रहे हो। और मैं कहूँ नहीं नहीं, इसको खुला रहने दें, तो लेट द डोर बी ओपनड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दरवाज़ा बंद था तो फिर मैं क्या कहूँगा? ओपन द डोर। दरवाज़ा खुला था तो फिर क्या कहूँगा? लेट इट बी ओपनड। लेट इट बी ओपनड। am I क्लियर जी? तो क्या इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक बन सकता है? नॉट एट ऑल। अब आप कहेंगे ओपन द डोर इसी का पैसिव है, लेट द डोर बी ओपन दोनों सेम है? नो, नॉट एट ऑल। दूसरी एग्जांपल देख लीजिए, वाटर द प्लांट्स। वाटर द प्लांट्स, तो लेट द प्लांट्स बी वाटर, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर आगे वही देखें विल शैल वाला रूल, बी थर्ड फॉर्म। कैन बी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी बी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखें जी इन्फिनेटिव जी, जैसे मैंने अभी कहा। क्लियर? इन्फिनेटिव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आगे हमारा डिटेल पूरा एक सेशन भी होना है इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल, जेरेंड्स पे।
अभी सिर्फ इस हद तक कि हम एक्टिव पैसिव की कन्वर्जन की बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम की हद तक जो एग्जाम में रिक्वायर्ड होती हैं। पहली टाइप कौन सी है जी? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। पहले थोड़ा सा हल्का सा है कि इससे लिंक्ड कॉन्सेप्ट है जो दे दूं कि व्हाई डू वी टॉक अबाउट इन्फिनिटिव्स और व्हाट इज फाइनाइट और व्हाट इज इन्फिनिटिव जी। ऑलवेज रिमेंबर कि हम जो वर्ब की डिफरेंट डिविजन्स करते हैं उनमें से एक कौन सी होती है? फाइनाइट, एंड द अदर वन इज कॉल्ड व्हाट जी? इन्फिनिटिव or infinite, whatever you call it. अब how will I differentiate which one is finite, which one is infinitive? मैं फिर कह रहा हूं ये भी क्या है? verb है। ये भी क्या है? verb है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव की कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव, जस्ट रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस, एग्जाम की हद तक। उसमें अब हम क्या कह रहे हैं कि सम टाइम क्या होता है? इन्फिनिटिव आ जाता है। यानी क्या मतलब? हम पैसिव मेन वर्ब का नहीं करते बल्कि किसका करते हैं? इन्फिनिटिव का। अब इन दोनों में फर्क गौर से समझिएगा जी। लुक एट दिस, ही गोज देयर टू स्टडी, ही गोज देयर टू स्टडी। दूसरी एग्जांपल में देख लें जी, he goes there, they go there to study। अब दोनों वर्ब उठा लें जरा जी, गौर से देखते हैं क्या क्या फर्क है इसमें जी। फर्स्ट वन जी, पहला वर्ब कौन सा है? गोज, आर यू नोटिसिंग? दूसरा क्या है? टू स्टडी। दूसरा क्या है? टू स्टडी। अब फाइनाइट किसको कहेंगे? यहां गौर से अगर आप देखें, पहली एग्जांपल में क्या था? गोज। दूसरी में क्या बन गया? गो। चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? तो क्या मैं फाइनाइट वर्ब को कैसे डिफाइन करूंगा? द वर्ब विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट जी, विच इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट और विच इज बाउंड विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है जी? सिंगुलर प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब कुछ और होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब क्या होगा? कुछ और होगा। ही था तो क्या हो गया? गोज। दे था तो क्या हो गया? गो। वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर बाउंड हो, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर चेंज होने के साथ साथ वर्ब भी चेंज हो, उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट। फाइनाइट मींस बंधा हुआ, लिमिटेड। अब ही था तो क्या? गोज। प्लूरल है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो गोज। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हो गया? गो। चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना। इस वर्ब को क्या कहते हैं? फाइनाइट। और वो वर्ब, अब आप देखें, आगे देखें, फर्स्ट इंस्टेंस में भी टू स्टडी है, सेकंड में भी क्या है? टू स्टडी है। कुछ चेंज आया है इसमें? सब्जेक्ट सिंगुलर था फिर भी क्या रहा? टू स्टडी। सब्जेक्ट प्लूरल था फिर भी क्या रहा? टू स्टडी। कोई फर्क आया? नॉट एट ऑल। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर डिपेंडेंट ना हो, नंबर बाउंड ना हो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। मतलब अनलिमिटेड, फ्री। ये सब्जेक्ट के वाहिद जमा होने के साथ बाउंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। यहां तक मैं क्लियर हो गया जी? हमने आज थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। पहले हम सिर्फ क्या कहते थे? वर्ब एक्शन होता है, काम है। अब उसी वर्ब में दो काम आ गए। अब देखें, जाना भी काम है और पढ़ना भी क्या है? एक काम है। तो इस काम को फाइनाइट क्यों कह रहा हूं और इस काम को इन्फिनिटिव क्यों कह रहा हूं? कि वो जो काम है वो अपने सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने के साथ चेंज होता है। ये वाला जो काम है, ये चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कोई चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है। ही गोज है तो फिर भी क्या होगा? स्टडी। दे गो है तो फिर भी क्या होगा? टू स्टडी। एम आई क्लियर जी? कोई फर्क पड़ा है इसमें? अब अगला पॉइंट एक्सटेंड कर रहा हूं मैं कि सम टाइम मेन वर्ब का पैसिव हमें नहीं रिक्वायर्ड होता। किसका रिक्वायर्ड होता है? इन्फिनिटिव का। कैसे? एग्जाम्पल देखें जी। फर्स्ट वन, ही इज देयर टू सेल द कार। ही इज देयर, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है एग्जाम्पल, टू सेल द कार जी। अब पिछला वर्ब क्या था? इज। फाइनाइट वर्ब क्या है? इज। इन्फिनिटिव क्या है? टू सेल। अब इज जो कॉपुला भी जिनको कहते हैं, इवन वर्ब हैविंग नो एक्शन,
am I clear? या दूसरा बाज का तो हो सकता है ये वाला पिछला जो मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, वो इंट्रांजिटिव हो। वो क्या हो? इंट्रांजिटिव हो। तो इंट्रांजिटिव कभी पैसिव नहीं हो सकता। इंट्रांजिटिव कौन सा वर्ब होता है? जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वेयर ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल। अगर मेन वर्ब इंट्रांजिटिव आ जाए, ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। रियल लाइफ सिचुएशन जी, सम टाइम वी नीड टू गो फॉर द पैसिव ऑफ व्हाट? इन्फिनेटिव। अब इस केस में देखें, क्या मैं इज का पैसिव करूंगा या टू सेल का करूंगा? टू सेल का। वेरी गुड जी। इसका तो पैसिव हो ही नहीं सकता, इसका पैसिव नहीं हो सकता। ये क्या है? कॉपुला है। क्या है? कॉपुला। कॉपुला किसको क्या? बी फॉर्म सारी कॉपुला होते हैं। कॉपुला कौन सा वर्ब होता है? हैविंग नो एक्शन। ऐसा वर्ब जिसका कोई एक्शन नहीं होता। यानी आप कहें अजीब सी बात है जी, वर्ब भी और एक्शन भी कोई नहीं। हाँ होते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल सीम्स, ही सीम्स सैड, कोई एक्शन है? नो। ही लुक्स हैप्पी, कोई एक्शन है? नहीं। दिस टेस्ट्स गुड, इट स्मेल्स बैड। बी फॉर्म्स जितनी भी हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, इन सारों को हम क्या कहते हैं? कॉपुला। इनका पैसिव हो ही नहीं सकता। क्यों? इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं होता ना। अब मैंने पैसिव किसका करना है? टू सेल का जी। अब वो विल शेल वाला रूल अप्लाई करें। मैंने क्या कहा था? चार्ट से सारी इंग्लिश बनेगी। वहां विल शेल का पैसिव करना होता था तो क्या करते थे हम? विल शेल बी थर्ड फॉर्म, विल शेल बी थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा जी? टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड। अब चेक करें जी, यहां पे द कार इज हेयर टू बी सोल्ड बाय हिम। एक्टिव क्या था जी? ही इज हेयर टू सेल द कार, ही इज हेयर टू सेल द कार। अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं? सब्जेक्ट पे, ही पे, बंदे पे फोकस कर रहे हैं। वो यहां पे है जी। कार पे फोकस नहीं कर रहे या बेचने पे फोकस नहीं कर रहे। और जब मैं बेचने पे फोकस करना चाहूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये कार पे फोकस करना चाहूंगा। द कार इज हेयर टू बी सोल्ड बाय हिम। am I clear जी? टू बी रेंटेड, टू बी सोल्ड, टू बी एग्जिबिटेड। अब फोकस मेरा एक्टिव पे नहीं है, सब्जेक्ट पे नहीं है, डूअर पे नहीं है। फोकस मेरा किस पे है? कार पे या इन्फिनिटिव टास्क पे, सेलिंग पे। वो यहां पे है किस लिए है जी? कार बेचने के लिए। उसका होना इंपॉर्टेंट नहीं है जी, किस काम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या काम? यानी देखें यहां दो काम है, एक होना और एक क्या होना है? बेचना। होना कौन सा काम है जी? फाइनाइट, ही इज। और बेचना कौन सा काम है? इन्फिनिटिव, टू सेल। अब होने का पैसिव नहीं करना, बल्कि किसका पैसिव करना है? सेलिंग का। तो क्या हो जाएगा? द कार इज हेयर टू बी सोल्ड बाय हिम। वही काम हमने किया। कार ऑब्जेक्ट था, उठा के कहां पे ले गया? स्टार्ट में। क्लियर? मेन वर्ब उसी तरह छोड़ा। आपने देखा मेन वर्ब एक्टिव में क्या है? इज। पैसिव में क्या है? इज। चेंज किसको किया? टू सेल को। टू सेल से क्या बन गया? टू बी सोल्ड। दूसरी एग्जांपल देखें इन्फिनेटिव की। एक और इन्फिनेटिव होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसको कहते हैं टू हैव थर्ड फॉर्म। टू हैव थर्ड फॉर्म। वही विल शेल वाला रूल अप्लाई करें जी। वहां क्या था? विल शेल हैव थर्ड फॉर्म। तो पैसिव करना होता क्या होता है? विल शेल हैव बीन थर्ड फॉर्म। टू हैव थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखें, ही वांटेड टू हैव द वर्क डन। अब दो वर्ब आ गए जी। फर्स्ट वन इज व्हाट? टू हैव, वांटेड। सेकंड वन इज व्हाट जी? टू हैव, टू हैव डन, टू हैव डन। अब इसका पैसिव है तो क्या हो जाएगा जी? द वर्क वॉज वॉन्टेड टू हैव बीन डन बाय हिम। यहां अब दोनों का पैसिव हो रहा है जी। एक्टिव में वर्ब कौन कौन से हैं आप निकालें वहां से जी। एक क्या है? वॉन्टेड। दूसरा कौन सा है जी? टू हैव डन, टू हैव डन। अब ये क्या हो गया? फाइनाइट। और ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव। अब इनके पैसिव में क्या होगा जी? वांटेड क्या है? वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब्स सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड जी। वॉज, वांटेड, और यहां क्या हो जाएगा? टू हैव बीन डन। ये एग्जांपल मैंने इसलिए रखी स्पेसिफिकली रिगार्डिंग ईटा, एनएमडी कैट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनी टाइप ऑफ टेस्ट। दे आस्क यू टू गो फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब हमने पहले सिंपल कन्वर्जन पढ़ी थी एक ही। अब देखें अब दो वर्ब चेंज हो रहे हैं। मेन वर्ब भी, फाइनाइट वर्ब भी पैसिव में कन्वर्ट होगा और इन्फिनेटिव भी। तो मेन वर्ब का पैसिव क्या बन गया?
वॉज वॉन्टेड, आप देख रहे हैं वर्क वॉज वॉन्टेड। और आगे टू हैव थर्ड है तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, टू हैव बिन थर्ड, टू हैव। अब ये टू हैव बिन में कहाँ से लेके आया, वही चार्ट वाला स्ट्रक्चर है। वहाँ क्या था, विल हैव थर्ड, और पैसिव में क्या था, विल हैव बिन थर्ड। थर्ड एग्जाम्पल जी, तीसरी चेक करें जी, टू बी आई एन जी, टू बी आई एन जी, ये भी इन्फिनेटिव है लेकिन कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव। साथ देखिए इन्फिनेटिव का टॉपिक आगे डिटेल में आएगा, लेकिन हल्का मैं यहां भी इलेबोरेट कर दूं। इन्फिनेटिव की 3 किस्में आ गई हैं आपके पास। सिंपल इन्फिनेटिव, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव, टू बी आई एन जी। अब मैं देखें तीनों चार्ट में, अगर आप चार्ट याद करें तीनों चार्ट में मौजूद हैं। सिंपल में क्या था, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट में क्या था, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में कॉन्टिन्यूस में क्या था, विल शैल बी आई एन जी। वहां पे क्या था, विल शैल बी आई एन जी। तो यहां पे क्या हो गया, टू बी आई एन जी। यहां देख लें जी, दे विश टू बी कॉन्टिन्यूइंग द वर्क, दे विश टू बी कॉन्टिन्यूइंग द वर्क। आप विश का भी पैसिव करेंगे और टू बी कॉन्टिन्यूइंग का भी करेंगे। क्या हो गया जी, विश वर्ब सेकंड फॉर्म, पैसिव कैसे होगा, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। तो देख लें वॉज थर्ड, द वर्ब वॉज विश्ड टू बी बीइंग कॉन्टिन्यूड बाय देम। ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट की जगह ले गए, सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट की जगह। am I क्लियर जी? मैं फिर रिपीट कर दूं, यहां मेन वर्ब क्या है, विश्ड। इन्फिनेटिव क्या है, टू बी कॉन्टिन्यूइंग। खास तौर पे आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि यहां मैंने अब फाइनाइट का भी पैसिव करना है और इन्फिनेटिव का भी। पहली एग्जांपल में तो हमने सिर्फ इन्फिनेटिव का करना था, अब फाइनाइट का भी करना है और इन्फिनेटिव का भी। फाइनाइट का पैसिव क्या हो गया, वेस्ट का क्या हो जाएगा, वॉज वेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे जी, वर्क, वर्क को उठा के शुरू में ले आए, क्या हो जाएगा, द वर्क वॉज वेस्ट, पहला हो गया। अब अगला क्या था, टू बी कॉन्टिन्यूइंग, विल बी आई एन जी, विल बी आई एन जी। तो पैसिव उसका क्या होता है, विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म, विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, टू बी बीइंग थर्ड फॉर्म, टू बी बीइंग कॉन्टिन्यूड बाय देम। ये इन्फिनेटिव्स के पैसिव्स थे जी, सम टाइम होते हैं, ये नॉर्मल रूटीन से हट के होते हैं। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशनल जी। स्टार्ट में भी एग्जांपल आई थी, अभी फिर एक और आ गई कि सम टाइम वर्ब के साथ प्रेपोजिशन भी होती है और हम पैसिव में इग्नोर कर देते हैं किस चीज़ को, प्रेपोजिशन को। व्हाट इज व्हाट जी, द कार रैन ओवर, द कार रैन ओवर। क्लियर, रैन वर्ब सेकंड फॉर्म, हाउ विल आई आइडेंटिफाई, कैसे पता चला मुझे, हेल्पिंग वर्ब उससे पहले नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उसके साथ एस आई एस नहीं आया, तो फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है और थर्ड भी नहीं है। आई एन जी नहीं आया तो कौन सी, फोर्थ फॉर्म भी नहीं है। क्लियर, तो हाउ विल वी गो फॉर इट्स पैसिव जी, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, वही चार्ट मुझे आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द कार वॉज रन, द कार सॉरी ही वॉज रन ओवर। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही वॉज रन ओवर बाय अ कार। गॉट माय पॉइंट। कहने का मकसद क्या है कि प्रेपोजिशनल वर्ब जब कभी भी आ जाए तो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, उसकी प्रेपोजिशन साथ उससे नहीं हटानी। एम आई क्लियर जी, उसकी प्रेपोजिशन साथ से ख़त्म ना हो, जो जिसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट जी, सम टाइम नो सब्जेक्ट। बाज़ का ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट होता ही नहीं है, या सम टाइम ऑब्जेक्ट नहीं होता, मिसिंग होता है। तो उसका सिंपल सा असूल है जी, वी सपोज, हम या सपोज कर लेते हैं या दूसरा ये दो वर्ड लिख लीजिएगा, या इट ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह या देयर ले आते हैं। जिस तरह बारिश हो रही है तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, यानी वहाँ हम सब्जेक्ट क्या यूज़ करते हैं, इट। या देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, वो भी हो सकता है, या कोई और पॉसिबल जो डूअर्स का हो सकता है। एग्जाम्पल देखें जी, द बोर्ड वॉज रूइंड, द बोर्ड वॉज रूइंड। मुझे कैसे पता चला ये पैसिव है, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आई है, वॉज वर्ब के बाद, तो ये मैं पैसिव से कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, अब एक्टिव में। द बोर्ड वॉज रूइंड जी, कश्ती तबाह हो गई, किसने की, को सब्जेक्ट है, कौन करने वाला नहीं है ना मेरे पास। तो क्या हो जाएगा जी, इट भी हो सकता है या स्टॉर्म, इट रूइंड द बोट, या स्टॉर्म रूइंड द बोट। खासतौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि समटाइम्स सब्जेक्ट नहीं होता, हम सब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं जी। नेक्स्ट जी, कॉपुला जी, पीछे भी आया था, अभी डिटेल में उसकी फिर एग्जांपल्स आ गई। कॉपुला क्या होता है, द वर्ब हैविंग नो एक्शन, द वर्ब हैविंग, ऐसा वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। सीम्स, लुक्स, फील्स,
tastes, be forms, these are all what जी, copula. ऐसे जब वर्ब आ जाएं फिर क्या हो जाएगा जी? ये आपके पास पेपर्स में, एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स में ये एग्जांपल्स आई हुई हैं। ये उन बच्चों के लिए खास तौर पे। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट जी, द फ्लावर स्मेल्स, व्हाट इज द वर्ब हियर? स्मेल्स। क्लियर? कॉपुला भी हैं और दूसरी तरफ से मैं कहूँ इंट्रांजिटिव भी हैं। इसका कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। तो जब इंट्रांजिटिव है तो इंट्रांजिटिव का क्या? पैसिव भी पॉसिबल नहीं होता जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है। पर उसके लिए हम क्या करते हैं? लुक एट दिस। क्लियर? वी मेंटेन द सेम जी। अब क्या स्मेल्स है तो इसका पहले देख लें कि पैसिव होगा क्या। सिंपल प्रेजेंट है ना, तो सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में क्या आता है? इज एम आर थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा जी? इज स्मेल्ट, इज स्मेल्ट। ये अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, इज स्मेल्ट। फिर वो इसका सब्जेक्ट मैंने क्या बना लिया? इट। द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। यानी इसको ब्रेक करके दो वर्ब्स ले आऊंगा बीच में। द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। दूसरी एग्जांपल देखें जी। द मील टेस्ट्स गुड, द मील टेस्ट्स गुड। अब टेस्ट आ गया, कॉपुला आ गया, फिर इसके दो वर्ब ले आए बीच में। अगर प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट लाएंगे, पास्ट हैं तो पास्ट के लाएंगे। अगर ये पास्ट का होता तो मैं क्या लेके आता? वॉज। प्रेजेंट है तो क्या लेके आया? इज। द मील इज गुड व्हेन इट इज टेस्टेड। अब टेस्ट्स है तो उसका पैसिव क्या बन गया? इज टेस्टेड। नेक्स्ट जी, WH क्वेश्चन जी। दे मोस्टली रिमेन सेम जी। वॉट है तो पैसिव में भी क्या रहेगा? वो वॉट। वेयर है वेयर ही रहेगा, वाई है वाई ही रहेगा। एक हु ऐसा है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? बाय होम में। किस में? बाय होम में। स्क्रीन पे आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी। हु इज डूइंग दिस वर्क, हु इज डूइंग दिस वर्क। अब देखें इज ING है, मुझे चार्ट आना चाहिए। चार्ट में इज ING क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का एक्टिव। पैसिव में क्या होता है? दरमियान में बीइंग आ जाता है। इज बीइंग थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया जी? इज बीइंग डन। पैसिव तो कर लिया उसका मैंने। अब हु किस में कन्वर्ट हो गया जी? बाय होम में। ऑब्जेक्ट उठा के शुरू में ले आए तो क्या बन गया? बाय होम इज दिस वर्क बीइंग डन। नेक्स्ट सी, मॉडल ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरीज कह लें, मॉडल्स कह लें, व्हाटएवर यू नेम देम जी। जितने भी कैन, कोड, शुड, मे, माइट, सारों का देखिएगा रूल एक ही होगा। वुड है जी, वही विल शेल वाला। मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं, सबका वही विल शेल वाला रूल है जी। जो चार्ट में आपके पास जहां जहां विल शेल था उसमें विल शेल की जगह आप क्या ले आएंगे? वुड। सिंपल रखना है तो वुड फर्स्ट फॉर्म। पैसिव होगा तो क्या होगा? वुड बी थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूटी लेके आनी है तो वुड बी ING। परफेक्ट लेके आना है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का पैसिव करना है तो क्या हो जाएगा? वुड हैव बिन थर्ड फॉर्म। ये चार्ट आपके पास है, आप उसमें चेक करते जाएं साथ साथ। am I clear जी? इन सब का एक ही रूल है, लेकिन साथ इनका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं शॉर्टली इसको बता दूं। व्हाई डू वी यूज वुड जी? नोट करते जाइएगा। नंबर 1 जी, इट्स बेसिकली पास्ट ऑफ विल फॉर्म। पास्ट ऑफ विल, इसका मतलब है, ध्यान में रखिएगा, सम टाइम जो शुड आएगा वो सजेस्टिव शुड नहीं होगा, वो पास्ट फॉर्म होगी किसकी? शैल की। क्लियर? ही टोल्ड मी, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम। ही वुड नॉट कम। यानी बेसिक यूजेज जो वुड का है वो क्या है जी? इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? विल। दूसरा यूजेज देखें इसका जी, सेकंड वन, वेरी इंपॉर्टेंट जी। पास्ट पॉसिबिलिटी इन द सेंस ऑफ व्हाट जी? माजी का गा। देखिए हमने पहले निशानियां रटा मारा था। गा गे की आए तो फ्यूचर होता है। आई यू श्योर? गा गी गे फ्यूचर होता है ना। लेकिन एग्जांपल मैं रख रहा हूं, वो कल आया होगा, मैं यहां पे नहीं था। अब ये फ्यूचर है? नो। तो समटाइम पास में भी होता है। उसने कोई चीज़ भेजी होगी, मुझे नहीं मिली। उसने कॉल की होगी, मुझे नहीं पता। am I clear जी? ऐसी सिचुएशन जब भी हो तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे जी? वुड।
He would have sent money, but I haven't received yet. चोर जी खिड़की से आया होगा. The thief would have entered from the window. एक यूजेज है इसका जी. फिर एक और यूजेज जी, थर्ड वन. Once again it's the same, past possibility. क्लियर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट. माजी का ता, अगर वो वक्त पे पहुंच जाता तो उसे अलाउ कर दिया जाता एंटर होना. अगर आप मुझे बता देते मैं आपका काम कर देता. एक ये सेंस भी होती है. या दूसरा जो पास्ट इमेजिनेशन है कुछ और है. उसने याद किया कि वो किया करता था या वो किया करता, वो खड़ा होता वहाँ पे, वो बोलता, वो बताता, वो जाता. ऐसी जब भी सिचुएशन उसमें वर्ड यूज होगा. फॉर एग्जांपल जी, इफ ही हैड बीन हियर आई वुड हैव टोल्ड हिम. अगर वो यहाँ पे होता तो मैं उसको बता देता. अगर उसे वक्त पे हॉस्पिटल ले जाते तो उसकी जान बच जाती. इफ ही हैड बीन टेकन टू हॉस्पिटल ऑन टाइम हिज लाइफ वुड हैव बीन सेव्ड. am I clear जी? यानी देखें वही है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन डिफरेंट उसकी सिचुएशंस बन रही है नहीं बन रही. जो मैंने क्या कहा था कि 9 स्ट्रक्चर से ही डेवलप हो रहा है. अब जितने भी मैं यूज कर रहा हूं देखिए यहाँ ये वुड हैव, विल हैव से ही आया नहीं आया, वही सेम पैटर्न है या नहीं है. एक्टिव है तो क्या यूज किया मैंने, वुड हैव थर्ड फॉर्म. पैसिव है तो क्या यूज किया, वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म. जो अभी एग्जांपल दी थी कि हिज लाइफ वुड हैव बीन सेव्ड, उसकी जान बच जाती अगर उसे वक्त पे हॉस्पिटल ले जाते. इफ ही हैड बीन टेकन टू हॉस्पिटल ऑन टाइम. am I clear जी? इसी के और चौथा यूजेज देखें जी. सम टाइम वी यूज इट इंस्टेड ऑफ फ्यूचर, इंस्टेड ऑफ विल. इंस्टेड ऑफ विल, जब हम इसको विल की रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं जी. विल क्या होता है, फ्यूचर के लिए होता है. ही विल गो टू मरी, दैट इज कंफर्म, श्योर. और जब मैं कहूं ही वुड गो टू मरी, तो अब ये क्या हो गया जी, ये डिजायर इन्वॉल्व हो गई, पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व हो गई. वो मरी जाना चाहेगा, ही वुड गो टू मरी. या पॉसिबिलिटी है कि वो मरी जाए, ही वुड गो टू मरी. जब कंफर्म है तो क्या यूज करूंगा जी, ही विल गो टू मरी. जब पॉसिबिलिटी है या डिजायर है तो क्या यूज करूंगा, वुड, ही वुड गो टू मरी. am I clear जी? दीज आर फ्यू यूजेजेस जी. यानी कहने का मकसद मेरा क्या था, वुड का स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन हमारे पास 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ गई नहीं आ गई हैं. हम क्या समझते हैं वो एक ही है, एक नहीं होती, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मीनिंग्स के साथ होगा. नेक्स्ट ही कैन कोड जी. इसके भी यूजेज क्या है बेसिकली जी, फॉर एबिलिटी. बेसिकली इट्स फॉर व्हाट, एबिलिटी. ही कैन रिपेयर दिस मोबाइल. अब साथ उसके वही एक्टिव पैसिव भी देखें, वही सेम रूल हैं. यानी एक्टिव है तो विल शैल की तरह कैन के बाद क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म. पैसिव है तो विल शैल की तरह कैन के बाद क्या होगा, कैन बी थर्ड फॉर्म. यानी वही चार्ट वाला रूल मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं जो मैंने पहले सेशन में कहा था कि आई प्रूव कि 9 से ही सारे स्ट्रक्चर बनते हैं. अब ये देखें उसी से बन रहा नहीं बन रहा. अब वहां मैंने उसके साथ कॉन्टिन्यूटी लेके आया था विल शैल के साथ, तो क्या किया था मैंने, बी आई एन जी. तो यहां क्या हो जाएगा, कैन बी आई एन जी, अगर कॉन्टिन्यूटी लेके आना चाह रहा हूं. am I clear जी? अब सिचुएशन देखें, ही कैन रिपेयर द मोबाइल, ही कैन रिपेयर द मोबाइल. ये एक्टिव है तो अब पैसिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड बाय हिम. am I clear जी? यानी अब कन्वर्जन को मुश्किल रह गई है नहीं, वही चार्ट से हो रही है. लेकिन यूजेज में फिर कहूं जी, पहला यूजेज हमने क्या कहा, एबिलिटी. फर्स्ट वन इज फॉर व्हाट जी, एबिलिटी. दूसरा यूजेज इसका रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है जी, रिक्वेस्ट के लिए. कैन आई कम इन, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई हैव अ सीट. इसी की पास फॉर्म क्या हो जाती है जी, कुड. पास फॉर्म क्या हो जाती है, कुड. कुड इज बेसिकली पास फॉर्म ऑफ व्हाट जी, कैन. पास फॉर्म ऑफ कैन, वेरी इंपॉर्टेंट जी. लेकिन सम टाइम हम कुड को यूज करते हैं फ्यूचर के लिए. जो आपका बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में समटाइम एमसीक्यू भी आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल एक लिखिएगा, ही वर्क्स रियली हार्ड, ही वर्क्स रियली हार्ड सो दैट ही कुड सक्सीड इन लाइफ.
अब यहाँ पे कुड पास्ट के लिए नहीं है, किसके लिए है? फ्यूचर के लिए। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैं अगर रटा मार लूँ, फिक्स कर लूँ कि कुड क्या है? पास्ट स्ट्रक्चर है किसका? कैन का। तो यहाँ पे ये पास्ट में यूज नहीं हो रहा, वी आर यूजिंग इट फॉर व्हाट जी? फ्यूचर। मैं एग्जाम्पल फिर रिपीट कर दूँ, ही वर्क्स रियली हार्ड सो दैट ही कुड गेट गुड मार्क्स नेक्स्ट ईयर। वो बहुत मेहनत करता है ताकि वो नेक्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स ले सके। am I क्लियर जी? अब यहां पे ये पास्ट के लिए है नहीं, साथ मैंने नेक्स्ट ईयर लगा दिया है। अब अगर यहां कुड की जगह आप कैन यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा जी। अब यहां है फ्यूचर है, वैसे हमारे पास प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कैन। यहां फ्यूचर के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? कुड। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इलेबोरेट कर दूं कि यूजुअली जब भी आपने पास्ट के लिए ये कैन कुड वाला स्ट्रक्चर माइट यूज करने हो तो कोशिश करें इनमें हैव वाली फॉर्म यूज करें। कौन सी यूज करें? हैव वाली। वो मदद कर सकता था, ही कुड हेल्प मी, ये ठीक है, लेकिन बेहतर क्या क्या यूज करें? ही कुड हैव हेल्प मी। क्यों? अभी हमने पढ़ा है कि कुड को हम समटाइम फ्यूचर में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो जब फ्यूचर में यूज करेंगे फिर हैव वाली फॉर्म नहीं यूज करेंगे, फिर सिंपल फॉर्म यूज करेंगे, कुड फर्स्ट फॉर्म। इसी के पैसिव जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? कुड हैव बिन थर्ड फॉर्म। अब इसकी जगह वुड भी लगा दें आप, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव बिन थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव बिन थर्ड फॉर्म। कब? जब इनको आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? पास्ट के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं? पास्ट के लिए। जब इसको आप फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर क्या यूज करेंगे आप जी? कुड फर्स्ट फॉर्म, कुड बी थर्ड फॉर्म। जिस तरह अभी एग्जांपल दी थी मैंने, he works really hard so that he could get good marks। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। could, might, would, इनको जब आप पास्ट फॉर्म के लिए यूज करें तो कौन सी फॉर्म यूज करें? बेहतर क्या है, कौन सी यूज करें? हैव वाली, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और इनको जब कभी फ्यूचर के लिए यूज करें तो फिर कौन सी फॉर्म यूज करें? विदाउट हैव, यानी फर्स्ट फॉर्म वाली। His life could have been saved if he had been treated on time। उसकी जान बच सकती थी। कन्वर्ट के लिए he could have saved, the doctor could have saved his life, the doctor could have saved his life। अब कन्वर्जन इसकी करनी है तो ऑब्जेक्ट उठा के शुरू में ले आए तो क्या बन जाएगा? his life could have been saved by the doctor। am I clear जी? अब कन्वर्जन तो हमारे लिए वो मसला रहा ही नहीं है ना, कि ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट की जगह, और जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने चेंजेस करनी होती हैं। और स्ट्रक्चर में चेंजेस कौन सी दो चीज़ों में होती हैं? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में जी। अगला मे माइट जी, सेम वही रूल हैं विल शैल की तरह। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आए तो एक्टिव, बी यूज करके थर्ड फॉर्म आए तो क्या हो जाएगा जी? पैसिव। लेकिन यूजेज में इंपॉर्टेंस देखिएगा जी। अब कन्वर्जन से हट के मैं साथ थोड़ा यूजेज का भी दे रहा हूं, बिकॉज दी स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जी। अब मे का फर्स्ट यूजेज जी, गौर से देखिएगा जी। मे नॉर्मली इज यूज फॉर व्हाट? पॉसिबिलिटी। नॉर्मली इट्स फॉर व्हाट जी? पॉसिबिलिटी। शायद जिसको आप कहते हैं जी, ही मे कम, he may repair this mobile। पैसिव क्या हो जाएगा? this mobile may be repaired by him। ये किस लिए जी? शायद। 50-50 हम जिसको कह रहे होते हैं, यानी इसके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं। जब मैं कहूँ ना he may come tomorrow, इसका मतलब क्या होता है कि शायद वो कल आए, शायद वो ना आए। गॉट इट जी? सेकंड यूजेज जी, दूसरा देखिएगा, इट इज यूज फॉर रिक्वेस्ट। दूसरा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? रिक्वेस्ट के लिए जी। मे आई कम इन, कैन आई कम इन, फर्क क्या है इसमें जी? मे आई कम इन में आई एम नॉट लीविंग द अथॉरिटी ऑन टू द लिसनर, कि मैं एंटर भी हो जाऊं, अगर वो परमिशन ना भी दे को एंटर हो जाऊं, प्रॉब्लम नहीं होती। जहां थोड़ी फ्रेंडनेस हो कुछ, हम फिर क्या यूज करते हैं? मे आई कम इन। लेकिन जहां मैं एग्जैक्ट मैंने कंफर्मेशन लेके फिर एंटर होना है, परमिशन मिलेगी तब एंटर होना है, फिर मैं क्या यूज करूंगा? कैन आई कम इन। यानी मे में चॉइस किसके पास होती है? स्पीकर के पास।
कैन में चॉइस किसके पास होती है? लिसनर के पास। अगर वो आगे से कह दे नो तो फिर मैं एंटर नहीं हो सकता। कैन आई एंटर, कैन आई कम इन, अगर वो कहे नो तो फिर देन आई नॉट। am I clear जी? तीसरा देखिएगा जरा जी, डायरेक्ट प्रे। थर्ड वन वी यूज इट फॉर व्हाट जी? डायरेक्ट प्रे। अब पॉसिबिलिटी और डायरेक्ट प्रे में फ़र्क देखिएगा जी। बात का स्लाइड छोटी सी, कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, क्लियर मीनिंग उसके उलट हो रहे होते हैं छोटी सी गलती से। फॉर एग्जांपल कोई बीमार, आप उसको कहना चाह रहे हैं अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, और गलती से आप क्या गलत यूजेज देखिएगा जी, ही मे लिव लॉन्ग, ही मे लिव लॉन्ग, इसका मतलब है वो शायद ही ज़्यादा अरसा जिए। और कहना आप क्या चाह रहे थे? मे ही लिव लॉन्ग, अल्लाह करे कि उसकी लंबी उम्र हो। यानी दिस वन इज फॉर प्रेयर एंड दिस वन इज फॉर पॉसिबिलिटी। फर्क क्या है दोनों में? इसमें मे सब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है, कब? जब पॉसिबिलिटी है। और जब प्रेयर हो तो फिर मे क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। ही मे लिव लॉन्ग, शायद वो ज्यादा अरसा जिए। मे ही लिव लॉन्ग, अल्लाह करे कि उसकी लंबी उम्र हो। लेकिन एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि नॉर्मली जब भी हम हेल्पिंग वो मॉडल ऑक्सिलरी कोई भी शुरू में ले हैं तो एंड में क्वेश्चन मार्क ले आते नहीं ले आते, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है? दुआ है। एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट जी? ये इंपॉर्टेंट था जी। तीसरा चौथा देखिएगा जी, फोर्थ यूजेज ऑफ मे, टू आस्क फॉर सम वर्क, किसी को कोई काम। इंपेरेटिव में अभी हमने पढ़ा था कि किसी को कोई काम कहना हो तो क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जिस तरह मैं कहूँ ब्रिंग द चेयर, ब्रिंग द चेयर, उसी को थोड़ा ब्रिंग द चेयर थोड़ा ऑर्डरली फॉर्म है, ओपन योर बुक ऑर्डरली फॉर्म है। इसी को थोड़ा सा ज़रा मैंने नफीस अंदाज में करना है तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा? मे यूज़ कर लूँगा। अब कौन सा यूजेज आ गया जी? टू आस्क फॉर सम वर्क, किसी को कोई काम करने का। यू मे ब्रिंग द चेयर, बड़े हैं कोई आपसे तो आप उनको यूं नहीं कह सकते लीव द रूम या लीव नाउ, उनको आप क्या कहेंगे? यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं। यू मे ओपन योर बुक, यू मे ब्रिंग द चेयर। कुर्सी ले आओ, हुक्मिया अंदाज है तो क्या कहूँगा? ब्रिंग द चेयर। थोड़ा कर्टियस मैनर है तो फिर क्या कहूँगा? यू मे ब्रिंग द चेयर, कुर्सी ले आइए। इसी की पास फॉर्म क्या है जी? माइट। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म? माइट। शायद, मैं फिर वही बात कहूंगा कि उसको हैव वाली फॉर्म के साथ यूज करें, बेहतर यही होगा। शायद वो आ जाता, ही माइट हैव कम। पहला यूजेज क्या हो गया उसका जी? वही पॉसिबिलिटी। दूसरा यूजेज क्या हो गया जी? इनडायरेक्ट प्रे। दूसरा यूजेज क्या हो गया? इनडायरेक्ट प्रे। इनडायरेक्ट प्रे होगी जी। हिज मदर, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हिज मदर प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट माँ ने दुआ की तो क्या हो जाएगी? मे यू लिव लॉन्ग। जब आप कहें जी हिज मदर प्रेड फॉर हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग, इनडायरेक्ट प्रे में आप मे यूज करेंगे, वो गलत हो जाएगा, वो शायद की मीनिंग में आ जाएगा। इनडायरेक्ट प्रे में आप क्या यूज करेंगे? माइट। रिगार्डिंग माइट जी, वंस अगेन एज वी टॉक्ड अबाउट could जी, sometime can be used for future. Got my point? So similarly might is also there जी। might को भी sometime हम किस लिए यूज करते हैं? है पास्ट का स्ट्रक्चर है, किस में यूज करेंगे? फ्यूचर के लिए, जब ज्यादा डाउट आ जाए। जब क्या हो जाए? ज्यादा डाउट। मैं दो एग्जांपल्स दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। ही मे कम टुमारो, इसका मतलब है शायद वो आए, शायद वो आए। और जब मैं कहूं ही माइट कम टुमारो, अब बहुत ज्यादा मशकूक हो गया आना, वो शायद ही आए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मुश्किल ही है वो आए जी। यानी जब पॉसिबिलिटी 50-50 कुछ चांसेस हों तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? मे। जब चांसेस बहुत कम हैं तो फिर क्या यूज़ करेंगे आप? माइट। डाउट जब कम है तो मे, डाउट जब बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या यूज़ करेंगे आप? माइट। इस सूरत में माइट हम किसके लिए यूज़ करेंगे? फ्यूचर। ही माइट कम टुमारो, इसका मतलब मुश्किल ही है कि कल वो आए। शुड, मस्ट, ऑट टू जी क्या डिफरेंस है? शुड सजेस्टिव,
शुड, मस्ट, कंपल्सरी, ऑट टू, मॉरल ऑब्लिगेशन। तीनों की एग्जांपल दे रहा हूं एक एक चीज। आपको रेगुलरली काम करना चाहिए, यू शुड वर्क रेगुलरली, लेकिन मेडिसिन है, रिस्की मैटर है, तो फिर मैं शुड नहीं यूज करूंगा, फिर मैं क्या कहूंगा, यू मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली। एक्टिव पैसिव का वही रूल है जो विल शैल का है जी, यानी क्या मतलब, शुड फर्स्ट फॉर्म, शुड बी थर्ड फॉर्म। यू शुड रिपेयर द मोबाइल, पैसिव क्या हो जाएगा, द मोबाइल शुड बी रिपेयर्ड। सबका एक ही रूल है जी, जो मैंने कहा था कि 9 स्ट्रक्चर से ही सारे बनेंगे, वो अब आपको आस्ता आस्ता अंदाजा होना शुरू हो गया होगा। जो विल शैल का रूल है वो सब इन मॉडल्स पे आप लगा सकते हैं। तीसरा क्या जी, ऑट टू जी। पहला क्या बताया मैंने, शुड, यू शुड, क्लियर, यू मस्ट टेक मेडिसिन। तीसरा क्या, ऑट टू जी, द रिच ऑट टू हेल्प द पुअर। अब ना सजेशन है ना कंपल्शन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। अमीर का अखलाकी फर्ज है कि वो क्या करे, गरीब की मदद करे। अब इसी को पैसिव करूंगा तो क्या हो जाएगा जी, द पुअर ऑट टू बी हेल्प्ड। फिर देखें वही बी यूज करके थर्ड फॉर्म, ऑट टू बी हेल्प्ड बाय द रिच। Am I clear जी? This was all for the day जी।